Hello everyone. I hope guys you are well and preparing for your CGL mains exam very energetically nowadays क्योंकि अभी सिर्फ 17 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में और अभी जितनी भी एनर्जी है सारी झोंक दो इस पेपर के लिए। और मेरे साथ सीन ये है कि मैं अभी ट्रेनिंग फेज़ में हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे जितना टाइम मिल पाता है मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकूँ, बट इफ़ आई टेल यू ट्रूली तो मेरा उतना प्रोडक्टिवली स्टडी नहीं हो पा रहा है। मुश्किल से 2-3 घंटे निकलते हैं, कोई एक मॉक दे लिया या फिर थोड़ा बहुत जीके का रिवीजन कर लिया, सिर्फ इतना ही हो पा रहा है। अभी मेरा टाइपिंग एग्ज़ाम था एनटीपीसी का सरिता विहार में, तो वहाँ पे मुझे कुछ स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने बोला कि आप प्लीज़ इंग्लिश के जो सेक्शनल टेस्ट हैं उनको कंटिन्यू रखिए, और टेलीग्राम पे भी मैसेज रिसीव हुए थे और कमेंट सेक्शंस में भी। तो मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट इसी को स्टार्ट कर देते हैं, इसके बहाने मेरी भी इंग्लिश की जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रहेगी। अदरवाइज़ तो मैं इंग्लिश के टेस्ट नहीं दे रही थी, एक दो ही दिया होगा मैंने मुश्किल से अभी तक। तो अभी मैं ओली बोर्ड टेक्स्ट बुक और आरबी का मेरे पास पैकेज है, तो मैं इन्हीं के टेस्ट अटेम्प्ट करूँगी। और अगर आपने ये टेस्ट ऑलरेडी अटेम्प्ट किए हुए हैं तो आप एक बार एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, या फिर जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है वो देख सकते हैं आप। और देखो, जैसे हमने प्री के लिए जो प्रैक्टिस टेस्ट किया था उसमें मैंने आपको एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था कि आपको कैसे अप्रोच करना है ना। देखो, वो स्ट्रेटजी तो मेरी सेम रहेगी कि मुझे सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखना है, एलिमिनेट करते हुए चलना है, और अपने इंग्लिश का जो कॉम्प्रीहेंशन की स्किल है ना उसके ऊपर ज़्यादा बेस्ड रहना है। कहीं पे जैसे आपको फील आती है कि हाँ यहाँ पे एरर है, तो उस फील पे ज़्यादा जाना चाहिए हमें इंग्लिश में, क्योंकि अभी मोर और लेस कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट ज़्यादा हो गया है, रूल बेस्ड चीज़ें बहुत कम हैं। तो हम उसी चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन मैं आपको इंग्लिश का टेस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही अटेम्प्ट करके दिखाऊंगी जैसा कि मैं अपने जो एग्जैक्ट मेरा मेन पेपर होगा वहाँ पे करूँगी। या फिर जब भी मैं मॉक टेस्ट लगाने बैठती हूँ तो उस टाइम मैं इंग्लिश को जैसे अटेम्प्ट करती हूँ, जिस अप्रोच के साथ चलती हूँ वो सेम रहेगा यहाँ पे, और थोड़ा सा फास्ट भी रहेगा। देखो, ये मैंने ओली बोर्ड का टेस्ट नंबर 51 उठाया है। अभी इसमें सेक्शन 1 को मुझे स्किप करना होगा और सेक्शन 2 में भी सिर्फ इंग्लिश अटेम्प्ट करूँगी मैं, और वहाँ पे हमारे पास 60 मिनट्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट्स तक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बिकॉज एज यू नो कि 25 मिनट तो जीके में 25 क्वेश्चंस को करने के लिए मोर देन इनफ हैं। 35 से ज़्यादा ही टाइम लगेगा मोस्टली बच्चों को इंग्लिश में, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि हमें एक्यूरेसी पे खेलना है, टाइम का इतना कोई इशू की बात ही नहीं है हमारे साथ, ठीक है। तो अभी मैं शुरू करती हूँ इस टेस्ट को, और सेक्शन 1 तो हमें स्किप करना है, नेक्स्ट सेक्शन, यस, कंटिन्यू टेस्ट, ओके। देखो, मैं हमेशा क्या करती हूँ, जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उनको सबसे पहले करती हूँ। तो ये पैसेज है, तो इसके जितने भी पैसेज के क्वेश्चंस हैं इनको स्किप करते हैं, और यस यहाँ से शुरू करते हैं। करेक्ट एंटोनिम बताना है हमें। ये क्या वर्ड है, डिस्वेट्यूड, कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये है कि इसकी नेगेटिव कोनोटेशन तो है, डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड नेगेटिव जाते हैं, एंटोनिम में कोई पॉजिटिव वर्ड जाएगा। अबेंडनमेंट नेगेटिव है, ऑब्सोलिसनेस, ऑब्सोलिट है, कोई चीज़ पुरानी है, वो भी एक नेगेटिव कोनोटेशन रखता है, डिसयूज भी है नेगेटिव, फंक्शनैलिटी पॉजिटिव है। एक बार इसको सी पे क्लिक करके मार्क फॉर रिव्यू रखेंगे। कुछ नहीं मालूम तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा सोच भी लेंगे तो क्या पता चलेगा, कुछ भी नहीं ना। ओके, लॉद, लॉद मतलब किसी से हेट्रेड दिखाना। इसका सिनोनिम अबोर, एडोर, चेरिश, एस्टीम, ये डायरेक्ट पता है हमें अबोर है। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द ऑप्शंस नाउ, ओके, इन दिस मेंस मॉक्स। इज द इंटरव्यू अटेंडेड बाय यू, हमें एक्टिव वॉइस, वॉइस में टेंस चेंज नहीं करना हमें। ओके, प्रेजेंट का प्रेजेंट रखना है। डू यू अटेंड द इंटरव्यू, हैव यू, डिड यू अटेंडेड, डू यू अटेंड द इंटरव्यू, यस। स्पिल द बीन्स, मतलब आपने सीक्रेट को रिवील कर दिया, ये करेक्टली कहाँ पे यूज हो रखा है। ओके, ही स्पिल्ड द बीन्स व्हेन ही एक्सीडेंटली नॉक्ड ओवर द जार, ही स्पिल्ड द बीन्स व्हेन शी रिवील्ड द सरप्राइज पार्टी प्लान्स, यही होना चाहिए फिर, लेकिन फिर भी एक बार रीड कर लेती हूँ। शी स्पिल्ड द बीन्स व्हेन शी मेड अ प्रॉमिस दैट शी कुड नॉट कीप, हर मदर स्पिल्ड द बीन्स व्हेन शी ड्रॉप्ड हर ग्रोसरीज, नो नो नो, जब उसने पार्टी के प्लान्स को रिवील कर दिया। ओके, वेल का हमें होमोनिम देखना है। होमोनिम मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका स्पेलिंग सेम है बट उनका मीनिंग डिफरेंट होगा। ही सेट नियर द वेल इन द गार्डन, तो ये तो वेल कुआं है। शी फेल इन टू द वेल, यहाँ पे भी कुएं वाली बात है। ही डग अ न्यू वेल, ये भी कुआं है। शी सिंग्स वेल, ये एडवर्ब है यहाँ पे, वो अच्छे से गाती है। द विलेजर्स रिपेयर द ओल्ड वेल टुगेदर, लास्ट वाले में भी ये कुएं वाली सेंस में ही था। ये हो गया। ओके, एरर फाइंड आउट करना है। द आर्कियोलॉजिकल टीम डिस्कवर्ड आर्टिफैक्ट्स, डेटिंग, एक तो मुझे आर्टिफैक्ट्स की स्पेलिंग गलत लग रही है, ARTEFACTS होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो बाकी देखते हैं एक बार आगे।
डेटिंग बैक नियरली 3000 ईयर्स बट नन ऑफ देम वर इंटेक्ट। ये देखो एरर तो यहाँ पे है, नन के बाद हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, नन ऑफ देम वॉज इंटेक्ट इनफ टू बी डिस्प्लेड विदाउट एक्सटेंसिव रिस्टोरेशन। लेकिन मुझे आर्टिफैक्ट्स की स्पेलिंग में भी डाउट, मतलब डाउट क्या, मुझे लग रही है कि टी के बाद ई आना चाहिए, वो चेक करेंगे बाद में। अभी थर्ड में एरर है, बट नन ऑफ देम वॉज इंटेक्ट इनफ। ओके, अगर आप श्योर हो तभी आप उस क्वेश्चन को ग्रीन करोगे, श्योर नहीं हो तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके चलना। एरर फाइंड आउट करना है हमें। द एथलीट्स डिस्पाइट बीइंग एग्जॉस्टेड पुश्ड देमसेल्व्स। देखो मैं बिल्कुल एक एक वर्ड को अपने माइंड में चेक करते हुए चल रही हूँ कि एथलीट्स वहाँ पे प्लूरल नाउन था, तो देमसेल्व्स जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है वो भी प्लूरल ही है। पुश्ड देमसेल्व्स टू फिनिश द रेस इवन दो देयर परफॉर्मेंस दैट डे वॉज nowhere as strong as their previous competition। एक बार में रीड करने से मुझे तो इसमें एरर नहीं दिखाई दिया, एक बार फिर से ध्यान से रीड करना पड़ेगा। द एथलीट्स क्या द ठीक है इसके साथ। द एथलीट्स डिस्पाइट बीइंग एग्जॉस्टेड पुश्ड देमसेल्व्स टू फिनिश द रेस even though their performance that day was nowhere as strong as their previous competition। या फिर देखो परफॉर्मेंस का जो कंपैरिजन है वो परफॉर्मेंस के साथ ही होना चाहिए ना, कि वॉज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस, है ना। आई थिंक यही होना चाहिए, प्रीवियस कंपटीशन में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ओके, तो इसको मार्क फॉर रिव्यू करके चलते हैं, बाद में सोचेंगे, अभी नहीं पता चल रहा, नहीं दिमाग लग रहा, तो जो अभी के लिए मन में आ रहा है उसको रखो, बाद में कोई सॉलिड रीज़न मिलेगा तो उसको चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसको हमें इम्प्रूव करना है। ही रिगोरसली वर्कड डे एंड नाइट। ओके, एडवर्ब जो है वो मेन वर्ब के बाद आएगी, नहीं सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है, वैसे मेन वर्ब के पहले आती है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं ही रिगोरसली वर्कड डे एंड नाइट, नो ही वर्कड रिगोरसली, यस रिगोरस वर्कड, ही वर्कड रिगोरसली डे एंड नाइट, फर्स्ट होगा। सिनोनिम बताना है एनकाउंटर का। ओके, एनकाउंटर करना वैसे किसी से मिलना भी होता है अचानक से, और एक दूसरा भी एनकाउंटर होता है जो पुलिस करती है, तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ड्यूरिंग आवर हाइक वी वर फॉर्चुनेट टू एनकाउंटर ए फैमिली, ऐसे मिलने वाली सेंस में ही है, मीट होगा यहाँ पे तो, ऑफ डियर ग्रेजिंग पीसफुली इन द मीडो। इवेट डॉज, डॉज इवेट तो टालना होता है किसी चीज़ को, मीट श्योर हूँ मैं, यस। ओके, पैसेज को हमें अभी के लिए इग्नोर करना है, वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं हम। विच सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। इंस्ट्रक्शंस को हमेशा ध्यान से पढ़ना, करेक्टली इनकरेक्टली क्या पूछा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन से सेंटेंस में है। द पॉलिसी एम्स टू मिटिगेट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, नथिंग इज इनकरेक्ट। हिज रिस्पॉन्स वॉज सरप्राइजिंगली इंजेन्युअस। ओके, द आर्टिफैक्ट वॉज प्रिजर्व, देखो यहाँ पे इसी पेपर में मिल गया ये आर्टिफैक्ट में, यहाँ पे टी के बाद ई लगाया हुआ है। द आर्टिफैक्ट वॉज प्रिजर्व्ड इन द म्यूजियम। डी द प्रपोजल लैक्ड कोहेरेंस, कोहेरेंस की स्पेलिंग गलत है, आर के बाद ई होगा, एंड क्लैरिटी। आंसर तो ये हो गया, बट जो पीछे मैंने एरर में बताया था आर्टिफैक्ट की स्पेलिंग, अभी ये बाद में गूगल पे चेक करेंगे कौन सी करेक्ट है, मुझे ये वाली लग रही है, टी के बाद ई। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। प्रैक्टिसिंग ओनली वन मैरिज, एक तो इन्होंने गलत दिया हुआ, प्रैक्टिसिंग में एस वाला प्रैक्टिस आएगा ना, ये तो नाउन होता है। हैविंग ओनली वन वाइफ, एक ही वाइफ होना तो मोनोगेमी। ऑकलिस्ट फिलोगाइनिस्ट तो नहीं, जो विमेन से प्यार करता है वो है फिलोगाइनिस्ट, तो वाइनयार्ड नहीं, मोनोगेमी। इम्प्रूवमेंट चेक करना है। नीदर माई वाइफ नॉर हर फ्रेंड्स आर रेडी टू बिलीव हु द कल्प्रिट इज। आर रेडी, देखो यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद भी प्रेजेंट में ही होगा। सो जो बी ऑप्शन है हु द कल्प्रिट वॉज, ये तो हो गया गलत, हु इज़ द कल्प्रिट हो नहीं सकता। डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिया तो फिर इंटेरोगेशन में जाना चाहिए था, इसमें भी फर्स्ट में भी सेम है, तो नो इम्प्रूवमेंट। हु द कल्प्रिट इज आर रेडी, यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो पैरेललिज्म के अकॉर्डिंग प्रेजेंट ही चलेगा। आर रेडी टू बिलीव हु द कल्प्रिट इज, यस करेक्ट है। थोड़ा सा श्योरिटी करते हुए चलेंगे। सुपरसीलियस मतलब घमंडी को बोलते हैं, तो एंटोनिम मतलब जो बहुत हम्बल है। इम्पीरियस तो घमंडी होता है, आई एम परी, हॉटी एरोगेंट सब घमंडी है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल को जो त्याग देता है उसको हम बोलेंगे एपोस्टेट, ऑप्शन नंबर डी। इंडिफैटिगेबल, चेस्टाइजमेंट, एपिटॉफ नहीं, एपोस्टेट। ओके, द गर्ल्स आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी,
पैसिव वॉइस है, टेंस चेंज नहीं होगा। अ हॉरर मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय द गर्ल्स, आर वॉचिंग, इज बीइंग वॉच्ड। एक बार अच्छे से सारे ऑप्शन देख लेंगे, हमने करेक्ट टिक किया है ना, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रखा है, यस, और कंटिन्यूअस का बीइंग भी लगाया है हमने, ओके। देखो जो मैं आपको ये साथ साथ बोल के बता रही हूँ, ये सब जब मैं मॉक अटेम्प्ट करूँगी तो उस टाइम माइंड में चलना चाहिए ये सारी चीज़ें, ओके। ऐसे आंख बंद करके नहीं करना कुछ भी। यू ले योर सेल्फ ओपन टू डैश बाय सजेस्टिंग सच एन आउटलैंडिश प्लान, ओके। आउटलैंडिश प्लान तो बहुत अच्छा, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स प्लान हो गया ना। यू ले योर सेल्फ ओपन टू प्रेज, है ना, यहाँ पे अगर आपने कोई बहुत अमेजिंग प्लान को सजेस्ट किया है तो मतलब अब आपने अपने आप को खुला छोड़ दिया कि आप सब क्या आपकी प्रेज करेंगे, आप प्रेज के लायक हो। रिडिक्यूल, जोकिंगली नहीं, जोकिंगली तो आ भी नहीं सकता वैसे, यहाँ पे वर्ब आएगी टू के बाद, प्रेज। The team's ability to dash challenges and find innovative solutions played a crucial role in the project's successful completion. ओके, टीम की एबिलिटी है किसी भी चैलेंज को एड्रेस करने की, जनरेट नहीं, चैलेंज को जनरेट करेगा तो वो तो दिक्कत ही करेगा ना, इम्प्लीमेंट नहीं, एंथ्रेल नहीं, ओके वेट, ये क्या कुछ पॉजिटिव बात हुई है यहाँ पे कि टीम की बहुत अच्छी एबिलिटी है कि वो हर एक चैलेंज को फेस करती है, फेस वाली वर्ब आनी चाहिए यहाँ पे कुछ ना कुछ, और इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आती है फिर उनसे, जो कि प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करवाने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। सो द टीम्स एबिलिटी टू एंथ्रेल चैलेंजेस या एड्रेस चैलेंजेस, चैलेंजेस को एड्रेस किया जाता है, मतलब उनका निपटारा किया जाता है, या फिर फेस, हाँ फेस वाली ही सेंस होनी चाहिए। थोड़ा मैं एंथ्रेल पे कंफ्यूज हो रही हूँ, एंथ्रेल का, लेकिन एंथ्रेल मुझे थोड़ा वो एंटाइसिंग अट्रैक्टिव वाली सेंस दे रहा है। आई एम एंथ्रॉल्ड मीन्स आई एम सरप्राइज टू सी एनीथिंग, एड्रेस ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको एक बार रखो, बाद में देखते हैं। ओके, ब्लैंक फिल करना है। इट इज़ एन ऑर्डर फॉर ऑल अदर बायर्स दैट दे डैश क्लोज विद इन 40 days ऑफ द ऑक्शन। ठीक है, देखो अगर ये ऑर्डर है तो यहाँ पे कंपल्शन है कि ये काम करना ही करना है, तो विल और शैल तो नहीं आएगा, कैन उनकी एबिलिटी को दिखाता है, सो दे मस्ट क्लॉज विद इन 45 days ऑफ द ऑक्शन। हमें इसको फिल करना है प्रेपोजिशन को। द गवर्नमेंट वॉज ओनली पुशिंग डैश इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल लीडर्स, द गवर्नमेंट वॉज ओनली पुशिंग, pushing in increase the pushing to increase the was only pushing to increase the number of, yes यहाँ पे increase एज अ वर्ब का काम कर जाएगी, टू लगा दिया तो। देखो इनके बाद तो वैसे भी जीरेंट आएगा, इन इंक्रीजिंग हो सकता है, इन इंक्रीज नहीं हो सकता। ओवर भी, ओवर के साथ भी सेम सीन है, द गवर्नमेंट वॉज ओनली पुशिंग ओवर इंक्रीज, या तो नाउन या फिर, हाँ मतलब नाउन या तो सिंपल या फिर जीरेंट की फॉर्म में ओवर के साथ। The government was only pushing to increase the number of female leaders. Yes. Only pushing to increase. Sure हूँ? Yes. He said, I can solve the problem at any time of the day. So, he said that he could solve the problem at any time of the day. Can का could हो जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है। He said, tomorrow I will travel to Paris with my family to celebrate our anniversary in style and also to have an extended break from the routine. So he said that tomorrow का next day हर एक ऑप्शन में है, I will का he would होगा, he will ये है, एक ही ऑप्शन में है would, he will travel, he traveled, he has traveled नहीं, he would travel to Paris with his family to celebrate, R का देर होगा, देर anniversary in style also टू हैव एन एक्सटेंडेड ब्रेक फ्रॉम द रूटीन। ओके, एक बार पूरा रीड करके भी देख लेना चाहिए क्योंकि टाइम की कोई किल्लत नहीं है। शी सेड दैट शी नेवर अटेंडेड द लेक्चर, डायरेक्ट में लेके जाना है। ओके, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, नेवर अटेंडेड, नहीं ये कंफ्यूजिंग नहीं है, जब आपके पास हैड आ जाता है ना इनडायरेक्ट में और उसे डायरेक्ट में जाना होता है, तो आप V2 में भी जा सकते हो, हैव में भी जा सकते हो, हैड में भी जा सकते हो, उसके अलग अलग कंडीशन होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे किसी मॉक में। She said, she never attended नहीं, she said I did not attend the lecture, yes, I never attend, नो 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 नो, वहाँ पे नेवर भी तो है, यहाँ नेवर तो आया ही नहीं ना, और आई डिड नॉट कैसे हो गया है, तो पास्ट, इसका तो पास्ट परफेक्ट जाता है, वहाँ तो सिंपल V2 है, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट चाहिए हमें।
तो नेवर अटेंड, डिड नॉट अटेंड, डिड नॉट अटेंड, ये तो सब गया. आई नेवर अटेंड द लेक्चर, ऑप्शन नंबर डी. The scientist was praised for her dash methodology, which left no room for bias or error. The scientist was praised for her scrupulous, scrupulous. Option number A, careful. I do whatever the high command tells us. Passive voice. Okay. Whatever the high command tells me is done by me. Whatever the high command tells me will be done. फ्यूचर तो होगा नहीं, प्रेजेंट ही रहेगा. Whatever the high command do is told by me, ये क्या नॉनसेंस है. Whatever the high command is told to me is done by me. नो 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 नो, ये क्या है. Whatever the high command is told to me, नो. हाई कमांड जो बताने का काम कर रही है वो तो खुद कर रही है ना, तो खुद कर रही है तो वहाँ पे एक्टिव में रहेगा ना वो चीज़. तो वट एवर द हाई कमांड टेल्स मी इज डन बाय मी, वो काम मेरे द्वारा किया जाता है जो हाई कमांड मुझे बताती है. या फिर लास्ट की सेंस ये है कि हाई कमांड के द्वारा जो भी बताया गया है मुझे वो मेरे द्वारा किया जाता है. दोनों का पैसिव बना दिया. वट एवर द हाई कमांड इज टोल्ड टू मी, अरे इज टोल्ड टू मी नहीं, मुझे तो गलत लग रहा है डी ऑप्शन. एक बार इसको मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखती हूँ. ओके, इनको भी बाद में ही करेंगे. ये क्या है, अब तो 41 से 45 ही है और ये है हमारे पास क्लोज टेस्ट. ओके, इसको एक साथ ही करते हैं. एक बार मैं पूरा रीड कर लेती हूँ. देखो मैं थोड़ा तो एक्सप्लेन करूँगी ही, मतलब ऐसे बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के बिना भी नहीं चलेगा. ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है, बट आपको नहीं लगना चाहिए इतना जितना मुझे लग रहा है. लेकिन अगर देखो 40 मिनट तक भी लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्यूरेसी मैटर करेगी. In the early 20th century, a group of scientists embarked on a groundbreaking dash in the remote Amazon rainforest led by Dr. Elena Ramirez. The team dashed to uncover the secrets of ancient medicinal plants. For months, they navigated treacherous terrain, battling the elements and the unknown. One humid afternoon, while exploring a dense thicket, Dr. Ramirez stumbled upon a vibrant red flowered vine. Intrigued, surprised, she carefully collected samples for analysis. Back at their makeshift laboratory, the team discovered that the wine contained dash alkaloids with remarkable healing properties. The compounds showed promise in treating infections. Showed promise, in treating infections and reducing inflammation. Excitement burst through the camp as they realized the potential impact of their findings. They meticulously, carefully documented their research, eager to share it with the world. Upon returning to their home country, they published their dash, sparking widespread interest and further research. बिल्कुल इत्मीनान से रीड करना है, इसको समझ में आ गया अच्छे से. किसी फाइंडिंग के बारे में बात चल रही है जो कि साइंटिस्ट ने की है. इन द अर्ली 20th century, अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट एम्बार्क्ड ऑन ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपीडिशन. ओके, जर्नी होगा ना, तो जर्नी का सिनोनिम यहाँ पे एक्सपीडिशन ही जाएगा. एक्सफोलिएशन, एग्जामिनेशन, एक्सटोर्शन नहीं, एक्सपीडिशन. ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपीडिशन इन द रिमोट अमेजोन रेन फॉरेस्ट लेड बाय डॉक्टर एलिना रेमिरेज. लीड कर रही थी उनको डॉक्टर एलिना रेमिरेज. द टीम डैश टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ एंशियंट मेडिसिनल प्लांट्स. द टीम फोर्ट टू फाइट तो नहीं की ना टीम ने वहाँ पे, बोट कुछ खरीदा नहीं. कोट टू कैच, कोट कुछ पकड़ना होता है, तो द टीम कोट टू अनकवर, द टीम सोट टू. ओके, सीम का सेकेंड फॉर्म है ये, यस, सीम सॉट. द टीम नहीं, सीम का नहीं, सीक का सेकेंड फॉर्म है ये, सीक, SEEK का. द टीम sought to uncover the secrets of ancient medicinal plants. For months, they navigated treacherous terrain, battling the elements and the unknown. One humid afternoon, while exploring a dense thicket, Dr. Ramirez stumbled upon a vibrant red-flowered vine. Intrigued, she carefully collected samples for analysis. Back at their makeshift laboratory, the team discovered that the wine contained dash alkaloids with remarkable healing properties. Contained यूजलेस तो नहीं होगा, टैलेंटेड एल्केलॉइड्स तो नहीं होंगे. पैरानॉइड भी कुछ नेगेटिव सेंस का ही लग रहा है मुझे तो. ऐसा कोई बीमारी, शायद कोई माइंड की बीमारी होती है पैरानॉइड. यूनिक एल्केलॉइड्स, देखो उनकी कोई अपनी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना, कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें, तो वो अपने आप में यूनिक है. ओके, कंटेंट यूनिक
पैरानोइड तो नहीं होगा, यूजलेस टैलेंटेड तो वैसे ही गलत है, यूनिक ही होना चाहिए। Unique alkaloids with remarkable healing properties. The compounds showed promise in treating infections and reducing inflammation. Excitement burst through the camp as they realized the potential impact of their findings. They meticulously documented their research. Okay, document कर दी उन्होंने अपनी research, eager to share it with the world. Upon returning to their home country, they published their दे पब्लिश्ड देयर स्टडी स्प्रेड अटेंशन गिफ्ट। ये क्या स्टडी आएगा, तो बहुत आसान ऑप्शंस थे। उन्होंने अपनी जो स्टडी की थी उसको पब्लिश किया, स्पार्किंग वाइड स्प्रेड इंटरेस्ट एंड फर्दर रिसर्च। दे पब्लिश्ड देयर स्प्रेड अटेंशन गिफ्ट, कुछ भी ऑप्शन दे देते हैं ये भी, है ना। बर्न वंस फिंगर्स मतलब अपना ही नुकसान कर लेना। टू ग्रीव ओवर समथिंग, टू सफर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शंस, यस। टू बी सस्पिशियस, टू ट्राई योर बेस्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन, नो। टू सफर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शंस, ठीक है, इंग्लिश पे ही रहना है हमें। ये 4 हमारे पास PQRS हैं, इनको सोल्व करते हैं। देखो अभी PQRS बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे आपके कॉम्प्रीहेंशन को और इम्प्रूव करने में और अच्छे मार्क्स दिलवाने में, तो इनको इत्मीनान से पढ़ना है। सबसे पहले तो चारों स्टेटमेंट पढ़ना, ऑप्शंस की तरफ भाग के मत देखना। एक बार आप ऑप्शन को देखते हो ना तो आपकी मेंटेलिटी बन जाती है कि हाँ यही इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है। हो सकता है वो मतलब 2-3 में आपको डाउट रहेगा, लेकिन एक थोड़ा सा इंक्लिनेशन हो जाता है, आपको अपनी समझ से निकालना है कौन सा इंट्रोडक्टरी है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन नहीं देखना है, सारे स्टेटमेंट्स को रीड करना है सबसे पहले। दिस ग्रोथ इज स्लोअर, देखो कौन सी ग्रोथ की बात कर रहे हैं नहीं पता, लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार। दिस ग्रोथ इज स्लोअर देन द 32.5% इंक्रीज सीन अ ईयर अर्लियर। India's credit card market is experiencing a slowdown according to a recent report by CRIF Highmark। अभी इस सेंटेंस को रीड करके मुझे पूरी फील आ रही है कि ये इंट्रोडक्टरी हो सकता है या नहीं वो नहीं पता अभी, ठीक है। फ्यूअर न्यू कार्ड्स आर बीइंग इशूड एंड लेट पेमेंट्स आर इंक्रीजिंग, ये इंट्रोडक्टरी नहीं है लेकिन ठीक है, किसी सेंटेंस के बाद ही आएगा ये। द रिपोर्ट, अभी देखो दिमाग में पता चल गया ना, वहाँ पे अ रीसेंट रिपोर्ट, किसी एक रिपोर्ट की बात की गई थी, अभी उस रिपोर्ट को स्पेसिफाई कर रहे हैं, द रिपोर्ट, वही रिपोर्ट जिसका हमने पहले मेंशन किया है, तो बी के बाद तुरंत डी आना चाहिए, ठीक है। द रिपोर्ट टाइटल्ड क्रेडिट स्पेस शोज क्रेडिट कार्ड बैलेंसेज रीच्ड 3.3 लाख करोड़ बाय जून 2024, a 26.5% इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग बी हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होना चाहिए, लेकिन बी के बाद डी नहीं है जो मुझे लगा था, नहीं है तो कोई नहीं, अभी देखते हैं, दोबारा से हमें बनाना पड़ेगा इसको, अभी तो सिर्फ रीड ही किया है। तो बी को एक बार सी और डी इन दोनों को बना के देखते हैं हम। इंडियाज क्रेडिट कार्ड मार्केट इज एक्सपीरियंसिंग अ स्लो डाउन अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट बाय CRIF हाईमार्क, ठीक है। क्रेडिट कार्ड की मार्केट में बहुत स्लो डाउन आ रहा है, एक रिपोर्ट ने ये बताया है, इसको कॉम्प्रीहेंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो बी के बाद अगर मैं ए करूँगी तो बोल रहे हैं कि दिस ग्रोथ, यहाँ पे तो किसी ग्रोथ की बात ही नहीं हुई, यहाँ पे तो स्लो डाउन की बात हुई थी ना, ग्रोथ कहाँ थी बी वाले सेंटेंस में। दिस ग्रोथ इज स्लोअर देन 32.5% इंक्रीज सीन ईयर अर्लियर, ओके। बी के बाद सी, फ्यूअर न्यू कार्ड्स आर बीइंग इशूड एंड लेट पेमेंट्स आर इंक्रीजिंग, यस। बी में ये बोला गया था कि स्लो डाउन आया है क्रेडिट कार्ड मार्केट में, और उसका रीज़न बताया यहाँ पे, क्योंकि न्यू कार्ड्स जो हैं वो कम इशू हुए हैं, ओके, और लेट पेमेंट्स इंक्रीज हो रही हैं। सी, द रिपोर्ट टाइटल क्रेडिट स्पेस शोज क्रेडिट कार्ड बैलेंस रीच्ड 3.3 लाख करोड़ बाय जून 2024 एट 26.5 इंक्रीज, ये है वो ग्रोथ जिसकी ए सेंटेंस में बात हो रही है, इतना इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। दिस ग्रोथ इज स्लोअर देन इतने परसेंट इंक्रीज सीन अ ईयर अर्लियर। तो BCDA ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑप्शंस देख बिल्कुल नहीं देखेंगे हम, ठीक है। आप मेरी ये बात मान के देखना, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी जंबल सेंटेंसेस में। However, with the global population expected to reach 9.7 billion by 2050, the need for sustainable food production will only intensify। However से कुछ भी जनरली शुरू होता है, मतलब किसी सेंटेंस का कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें, किस सेंटेंस का कॉन्ट्राडिक्शन है, अगर वो पहचान लिया तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि जनरली उनका पेयर होगा हमेशा एक दूसरे के मतलब बिल्कुल अगला ही सेंटेंस रहेगा हाउएवर वाला। द फोकस ऑन रिड्यूसिंग फूड वेस्ट
And promoting sustainable agriculture is not just a matter of environmental responsibility but also a critical step towards ensuring global food security. Okay, the world's food system is not sustainable with significant inefficiencies and waste contributing to world insecurity. देखो बी को पढ़ के हो सकता है आपको इंट्रोडक्टरी सेंटेंस की मतलब फील आई हो, लेकिन आप एक बार सी पढ़ो, मुझे तो सी उससे ज़्यादा जर्नलाइज्ड लग रहा है। जो सेंटेंस सबसे ज़्यादा जर्नलाइज्ड होगा, जो स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे फोकस नहीं करेगा, वो ज़्यादा इंट्रोडक्टरी होने की पॉसिबिलिटी रखेगा। ओके, एक बार डी पढ़ते हैं। द वर्ल्ड इज करंटली फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज टू फीड अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन वाइल एड्रेसिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स लाइक क्लाइमेट चेंज। ओके, डी से भी इंट्रोडक्टरी की सेंस आ रही है बिल्कुल। अभी आप ऑप्शन देख सकते हो DDCB, आप अपनी तरफ से क्लियर नहीं हो पाए तो आप देखो DCB तीनों ही हैं। तो अब मैं अब आप इस पे मत जाना कि डी दो ऑप्शन में है तो हम पहले उनको बना के देख सकते हैं, वो ठीक है, मतलब आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है क्वेश्चन को करने के लिए तो आप इन सब टेक्निक्स का यूज़ करो, लेकिन मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी। आप एक बार, अब आपको सारे बना के देखने पड़ेंगे जो आपको ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्रीहेंड या फिर एक फ्लो में लगेगा, एक रिदम में अगर वो अरेंज्ड हो रहे हैं तो फिर ठीक है, या फिर कुछ छोटे छोटे आपको कुछ ग्रामेटिकल लिंकेजेस मिल रहे हैं उसमें। ठीक है, मैं भी सबसे पहले डी को ही बना के देखती हूँ वैसे तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन दोनों को ही बना के देखेंगे, सी और डी को भी देखेंगे। द वर्ल्ड इज करंटली फेसिंग अनप्रेसिडेंट चैलेंज टू फीड अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड भी करना है और जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स है क्लाइमेट चेंज का उसको भी एड्रेस करना है। ठीक है, डी के बाद सी या बी? सी में क्या है? द वर्ल्ड्स फूड सिस्टम इज़ नॉट सस्टेनेबल विथ सिग्निफिकेंट इनएफिशिएंसीज हैं, वेस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू फूड इनसिक्योरिटी हो रही है इससे। ठीक है, हाउएवर विद द ग्लोबल पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू रीच इतने बिलियन, द नीड फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन विल ओनली इंटेंसिफाई। यस, क्योंकि ग्लोबल पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी तो फूड की रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा रहेगी, फूड प्रोडक्शन और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा। ओके, ये जो सेंटेंस है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला, ये ढूंढना बहुत ज़रूरी हो गया इस जंबल में कि ये कौन से सेंटेंस का एग्जैक्ट कॉन्ट्राडिक्शन है, तब हमें पेयर मिल जाएगा। द फोकस ऑन रिड्यूसिंग फूड वेस्ट एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑल्सो अ क्रिटिकल स्टेप्स एंश्योरिंग ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात आ गई है, वहाँ पे जनरली एनवायरमेंटल कंसर्न्स थे, अब एनवायरमेंटल के अंदर भी आप एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हो तो बी सेंटेंस स्पेसिफिक है, जर्नलाइज्ड नहीं है, तो बी से शुरू नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर डी से शुरू करते हैं तो CAB या फिर ए लास्ट में होगा। ठीक है, हम लास्ट वाला सेंटेंस निकाल के भी इसको करेक्ट कर सकते हैं। द वर्ल्ड्स, डी में बता दिया, ठीक है, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, एंड वर्ल्ड फूड सिस्टम इज सस्टेनेबल नहीं है, बहुत सारी इनएफिशिएंसीज हैं, वेस्ट से फूड इनसिक्योरिटी होती है। हाउएवर विद द ग्लोबल पॉपुलेशन, देखो मुझे ये लग रहा है कि जो ये ए सेंटेंस है ना, ये लास्ट में ही होगा। पहले हमने सारी प्रॉब्लम गिनवाई है इसमें, पॉपुलेशन की, एनवायरमेंटल कंसर्न की, फूड सिस्टम हमारा सस्टेनेबल नहीं है, इनएफिशिएंसीज हैं। ओके, लेकिन विद द ग्लोबल पॉपुलेशन की इतने सारी प्रॉब्लम के बावजूद भी हमें ये पता है कि ग्लोबल पॉपुलेशन तो इंक्रीज ही होगी, इतने बिलियन इंक्रीज हो जाएगी 2050 में, ये चीज़ें और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने वाली हैं। ओके, तो मैं जा रही हूँ ऑप्शन नंबर बी के साथ और इसको मार्क फॉर रिव्यू भी रख रही हूँ अभी के लिए। ओके, जस्ट मैं उस बेसिस पे गई हूँ कि हमने पहले सारी प्रॉब्लम्स को गिनवाया है, बाद में हम उस चीज़ को और ज़्यादा एग्जेजरेट करके बोल रहे हैं सारे एस्पेक्ट्स को कंक्लूड करने के बाद। ओके, वर्ड्स ऑफ सिंपैथी एंड इवन शॉर्ट condolence messages sent via text or a card let them know you are there and thinking of them। ठीक है, grief can be a hard pill to swallow for those experiencing it firsthand, some days it goes down easy and others it gets lodged in the throat।
ओके, ग्रीफ कैन ऑल्सो बी चैलेंजिंग, पहले तो हम ग्रीफ के बारे में बताएंगे, तो सी कभी इंट्रोडक्टरी नहीं हो सकता, बी हो सकता है या ए भी हो सकता है बिल्कुल। ग्रीफ कैन ऑल्सो बी चैलेंजिंग फॉर बाई स्टैंडर्ड्स एज द राइट वर्ड्स टू कंफर्ट समवन हु लॉस्ट अ लव्ड वन डोंट ऑलवेज कम ईजी, ठीक है। द हार्ड ट्रूथ इज देर इज नथिंग यू कैन से to make grief easier for a friend or loved one, but that does not mean your words fall on deaf ears. Yes. तो डी तो हमारा इंट्रोडक्टरी है ही नहीं, इन्होंने हमारी प्रॉब्लम आधी तो ख़त्म कर दी। ए सी बी से, सी भी वैसे ही नहीं है, ग्रीफ कैन ऑल्सो बी या ए में है। वर्ड्स ऑफ सिंपथी एंड इवन शॉर्ट कॉन्डोलेंस मैसेजेस सेंट वाया, ओके देखो ये यहाँ पे सेंटेंस होगा इंट्रोडक्टरी बी, क्योंकि बी में ग्रीफ के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ग्रीफ इतना हार्ड टू स्वेलो होता है कि जो उनको एक्सपीरियंस करते हैं वही समझ सकते हैं। कई बार वो इजी भी हो सकता है, कई बार वो आपके थ्रोट को ऐसे चौक भी कर सकता है। और लेकिन अगर आप किसी को सिंपथी के या फिर कॉन्डोलेंस के वर्ड बोलते हो या उनको मैसेज भेजते हो, तो कहीं ना कहीं उनको ये फील होता है कि हाँ देयर इज समवन फॉर अस। तो बी से शुरू होगा, यस, और बी के बाद ए या सी डी, ओके ठीक है। ग्रीफ कैन बी अ हार्ड पिल, ओके, टू स्वेलो for those experiencing it first hand. Some days it goes down easy and others it gets lodged in the throat. B के बाद फिर C, grief can also be challenging for bystanders and as the right words to comfort someone who lost a loved one don't always come easy, ठीक है। Okay, then D, the hard truth is there is nothing you can say to make grief easier for a friend or loved one, but that does not mean your words fall on deaf ears. Words of sympathy, even short condolence message sent via text or card, let them know you are there and thinking of them. देखो डी ए का डायरेक्ट लिंक मुझे लग रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि डी में ये बोला जा रहा है हार्ड ट्रूथ तो यही है कि जिसको दुख हो रहा है ना उसको आप चाहे कुछ भी बोल लो, वो आपके फ्रेंड हैं, आपके लव्ड वन हैं, लेकिन उनका जो दर्द है ना मतलब वो आप बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल अनसुना हो जाएगा। और फिर उसी बात को फर्दर एक्सटेंड किया हुआ है अगले ए सेंटेंस में कि जब वर्ड्स ऑफ सिंपथी बोलोगे या फिर कुछ कॉन्डोलेंस के सांत्वना देने के मैसेज भी भेजोगे किसी को या फिर कार्ड सेंड करोगे, तो उसको कहीं ना कहीं लगेगा यू आर देयर एंड थिंकिंग ऑफ देम। तो बी सी डी ए होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ओके, urbanization has led to an increase in traffic congestion and a decline in air quality. Public transport systems must be improved to offer affordable and efficient alternatives to private vehicles. Encouraging the use of bicycles and carpooling can also alleviate, ये भी नहीं होगा फर्स्ट सेंटेंस, traffic and reduce pollution levels. Collaborative efforts from governments and citizens are required to create sustainable urban transportation systems. सबसे पहले हम किसी प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करेंगे, बाद में उसके जो भी करेक्टिव मेजर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, उनके ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम बताई गई है ऑप्शन नंबर ए में, और ए बी सी डी, ओके ये तो ए से ही शुरू होगा। अर्बनाइजेशन की वजह से ट्रैफिक कंजक्शन और कंजेशन और एयर क्वालिटी में डिक्लाइन आया है, ये है प्रॉब्लम। बाकी हर सेंटेंस में उसका जो निवारण है वो दिया हुआ है। कोलैबोरेटिव, लेकिन एक ही बात तुरंत डी दिया हुआ है, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट्स एंड सिटीजन्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स। यस बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे भी ट्रैफिक का ही जिक्र था, यहाँ पे भी वही ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ही चीज़ दी हुई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स मस्ट बी इम्प्रूव्ड टू ऑफर अफोर्डेबल एंड एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव्स टू प्राइवेट व्हीकल्स। ओके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगा तो प्राइवेट व्हीकल्स कम चलेंगे, उससे ट्रैफिक का भी और एयर क्वालिटी दोनों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। एनकरेजिंग द यूज़ ऑफ बाइसिकल्स एंड कार पुलिंग कैन ऑल्सो एलिविएट ट्रैफिक एंड रिड्यूस पोल्यूशन लेवल्स। मेरे अकॉर्डिंग तो ए डी बी सी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बी सी डी में से कुछ भी लगाओगे तो उसमें आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप कौन सी चीज़ का सॉल्यूशन दे रहे हो। पहले आप प्रॉब्लम तो गिनवाओ ना, जब भी आप पैसेज को लिखोगे तो एक फ्लो में रहेगा वो हमेशा, और फ्लो में चीज़ें मतलब एक रिदम में चलेंगी। सबसे पहले प्रॉब्लम देन उसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ओके,
इस पैसेज को हमें अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चंस का आंसर देना है। पैसेज में मैं हमेशा पहले क्वेश्चंस को रीड करती हूँ और उसके बाद पैसेज। व्हाट इज़ अ सेंट्रल कंसर्न ऑफ द पैसेज रिगार्डिंग द इल्यूजन ऑफ प्रोमिनेंस। कुछ ऐसे थ्योरेटिकल सा पैसेज लग रहा है ये मुझे। व्हाट लीड्स टू इंडिविजुअल्स एक्सेप्टिंग डोमिनेटिव नैरेटिव एज पर द पैसेज। आइडेंटिफाई द टेंस एंड वॉइस यूज्ड इन द सेंटेंस। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस तो हम बिना पैसेज को रीड किए भी निकाल सकते हैं। Philosophically, this phenomenon raises concerns about autonomy and rational judgment। तो ये तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कंटिन्यूस नहीं है, परफेक्ट नहीं है, पास्ट सिंपल नहीं है और एक्टिव वॉइस में है। रेजेस कंसर्न्स, ठीक है। इसी फिनोमिना ने कंसर्न रेज किया है ना। अगर जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, वही किसी काम को कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस होगा ना, प्रेजेंट सिंपल एक्टिव वॉइस, ठीक है। वट ग्रामेटिकल फंक्शन डज द फ्रेज, ये फ्रेज दी हुई है, बाय प्रायोरिटाइजिंग विजिबिलिटी और वेरेसिटी सर्व इन द सेंटेंस इन द डिजिटल एरा। ओके, सेंटेंस आएगा जब इसको देख लेंगे। 14 से 17 4 क्वेश्चन हो गए। अब ये पैसेज चेंज हो गया, 4 क्वेश्चन के पैसेज आने लगे। अब मुझे इसको अच्छे से पढ़ना है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ था 17 नंबर, जिसमें मेरे को फ्रेज का ग्रामेटिकल फंक्शन आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप की फ्रेज है। ओके, और वो मेरा शुरू होगा बाय प्रायोरिटाइजिंग से। उसको मैं ध्यान से पढ़ूंगी फिर वहाँ से और भी ज़्यादा। मैं तो पूरा ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एक्चुअली मुझे एक्सप्लेन करने में, पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है मैं पूरा 1 घंटा कंज्यूम करूँगी। कोई नहीं, चलो देखते हैं। इन मॉडर्न सोसाइटीज़ विजिबिलिटी इज़ ऑफन कन्फ्यूज्ड विद वैलिडिटी। आइडियाज़ दैट सर्कुलेट वाइडली are frequently assumed to be accurate, ethical, or inevitable simply because they dominate public discourse. This tendency reflects what may be termed the illusion of prominence। जो चीज़ें ज़्यादा prominently चल रही हैं सोसाइटी में, उनको ठीक मान लिया जाता है। The belief that repetition and exposure confer legitimacy। Yes, such an illusion thrives in environments where the speed of information outweighs the depth of reflection। Individuals overwhelmed by constant streams of opinion often adopt prevailing views not through conviction but through exhaustion। Over time, dominant narratives acquire the appearance of common sense while alternative perspectives fade into obscurity। अच्छे से समझ आ गया क्या बोल रहे हैं? Psychologically, the illusion of prominence is sustained by एक मिनट, साइकोलॉजिकली द इल्यूजन, ये इल्यूजन है कि जो चीज़ें प्रोमिनेंट हैं उसको सस्टेन कौन सी चीज़ें कर रही हैं? कॉग्निटिव शॉर्टकट्स। ओके, ह्यूमंस टेंड टू इक्वेट फैमिलैरिटी विद ट्रुथ, mistaking recognition for reliability। Social reinforcement further intensifies this process when ideas are repeatedly affirmed by authority figures, media platforms or peer groups। Dissent begins टू फील एबनॉर्मल और इवन इररिस्पॉन्सिबल। वही भेड़ चाल वाली बात हो जाती है कि जो सब कर रहे हैं वही करो, उसी में कंफर्ट है। अदरवाइज तुम्हें सोशल एक्सक्लूजन फेस करने को मिलेगा। Consequently, silence is misread as consent, yes, and the absence of opposition is taken as confirmation। This dynamic discourages critical engagement, नहीं हो पाती इसकी वजह से, replacing inquiry with passive acceptance। Okay, philosophically, this phenomenon raises concerns about autonomy and rational judgment। Thinkers such as Immanuel Kant emphasize the moral duty of individuals to think independently rather than rely on inherited opinions। Similarly, Michael Foucault warned that power often operates not through overt coercion but through the normalization of certain discourses। Okay, in the digital era, algorithms intensify this illusion by prioritizing visibility over veracity। इसका हमें वो ग्रामेटिकल फंक्शन बताना था। एल्गोरिदम इंटेंसीफाई करता है इस इल्यूजन को, क्योंकि डिजिटल एरा में जो आप एक बार देखते जाते हो बार बार वही आपके सामने आता है और वैसे ही आपका थॉट प्रोसेस चैनलाइज हो जाता है। एल्गोरिदम इंटेंसीफाई दिस इल्यूजन बाय प्रायोरिटाइजिंग। ओके, ये एक्शन कैसे हो रहा है ये चीज़ बता रही है। एल्गोरिदम जो इंटेंसीफाई कर रहा है इस इल्यूजन को, वो कैसे कर रहा है? तो ये पूरे एक्शन को आइडेंटिफाई कर रही है। बाय प्रायोरिटाइजिंग विजिबिलिटी को प्रायोरिटाइज करता है और वेरेसिटी, उसकी सच्चाई तो देखता नहीं है ना एआई, वो तो सिर्फ जितना आप जो चीज़ें ज़्यादा देखते हो, ज़्यादा वॉच करते हो, उसी को बार बार आपके सामने रख देता है। ensuring that what is most seen is not necessarily what is most sound।
When prominence substitutes for truth, societies risk confusing when prominence substitutes for truth, okay, societies risk confusing circulation with substance and consensus with understanding. Okay, what is a central concern क्या है of the passage regarding the illusion of prominence? It ensures efficient dissemination, no. It equates visibility with intellectual moral validity, no. It strengthens democratic participation. It encourages diversity of perspectives. नहीं, इल्यूजन ऑफ प्रोमिनेंस क्या है कि जो चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंटली चल रही हैं सोसाइटी में वो आपको करेक्ट लग रही हैं, ये है एफिशिएंट, एक मिनट, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथन कर रही है, ये चीज़ तो नहीं है, सी नहीं है। इट एनकरेजेस डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स, लोगों के बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। जो चीज़ें लोग देख रहे हैं उन्हीं को सच मान रहे हैं। इट एंश्योर्स एफिशिएंट डिसेमिनेशन नहीं है। इट इक्वेट्स विजिबिलिटी विद इंटेलेक्चुअल और मोरल वैलिडिटी, ये होगा, बट मुझे ये इसका मीनिंग नहीं समझ में आया अच्छे से ऑप्शन नंबर बी का। इट इक्वेट्स विजिबिलिटी, ओके, तो ये विजिबिलिटी को इक्वेट कर देती है। विजिबिलिटी मतलब जो चीज़ आप ज़्यादा देख रहे हो, आपके सामने ज़्यादा आ रही है, या फिर सोशल मीडिया पे या सोसाइटी में कहीं भी, तो आप इंटेलेक्चुअल चीज़ों को और मतलब उसका रियल मीनिंग क्या है, एसेंस क्या है उसको, और विजिबिलिटी को इक्वेट कर देता है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं रहा उनमें। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। What leads to individuals accepting dominative narratives को हम क्यों मानते हैं? As per the passage, the fatigue of repeated streams of information, yes. Logical acceptance नहीं, mindful conviction नहीं, legitimacy बिल्कुल नहीं, the fatigue of repeated streams of information. Tense तो हमने देख ही लिया, एक बार ये भी देख लेते हैं। In the digital era, algorithms intensify this illusion by prioritizing visibility over veracity, ensuring that what is most seen is not necessarily what is most sound. हमें फंक्शन बताना है बाय प्रायोरिटाइजिंग विजिबिलिटी ओवर वेरोसिटी। तो ये एडवर्बियल क्लॉज है क्योंकि ये एक्शन को आइडेंटिफाई कर रही है, और वर्ब हमेशा एक्शन को दिखाती है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाली फ्रेज एडवर्बियल फ्रेज होगी। एल्गोरिदम्स इंटेंसिफाई करती हैं दिस इल्यूजन को, कैसे करती हैं उसका एग्जाम्पल है ये, बाय प्रायोरिटाइजिंग। लेकिन इसमें प्रेपोजिशन इंडिकेटिंग मैनर, एक मिनट, क्योंकि ये फ्रेज बाय से शुरू हो रही है तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकती है। प्रेपोजिशनल और एडवर्बियल फ्रेज में बहुत कन्फ्यूजन होता है। बाय प्रायोरिटाइजिंग एडवर्बियल फ्रेज एक्सप्लेनिंग कॉज और मीन्स, उसका कारण क्या है और ये क्या किस तरीके से होता है वो। बाय प्रायोरिटाइजिंग नहीं, सिर्फ नहीं, सिर्फ बाय से शुरू होने से वो प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं होगी। प्रेपोजिशन का मतलब होता है जो प्लेस को बताए, अगर वो प्लेस को बताती ना तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती, क्योंकि ये उस एक्शन को क्वालिफाई कर रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये एडवर्बियल फ्रेज होनी चाहिए जो कि उसका मीन्स बता रही है कि वो काम कैसे होगा। ओके, सॉरी आई एम टेकिंग सो मच टाइम, अब मुझे लग रहा है तो क्या ही करें, लगेगा ही, ठीक है, बस ये कंप्लीट हो जाए। According to the passage, one reason for the hesitation in addressing succession planning in Indian families, ठीक है, the quote में महात्मा गांधी, the future depends on what we do in the present, is used in the passage to emphasize, टोन क्या है पैसेज की, रिगार्डिंग सक्सेशन प्लानिंग इन फैमिली बिजनेसेस। सिनोनिम बताना है पेरिलस, पेरिलस मतलब डेंजरस, डेंजरस तो बी ऑप्शन है, टाइमली, प्रिडिक्टेबल, अनइम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है, कि एक रीज़न देना है हमें क्यों हेजिटेशन क्यों है हमारी फैमिली सोसाइटी में इन एड्रेसिंग सक्सेशन प्लानिंग इन इंडियन फैमिलीज, ठीक है। नो मैटर हाउ वास्ट और इंट्रिकेटली ऑर्गेनाइज्ड अ फॉर्चून में बी, it is but a part of the equation. The success of a family business across generations depends far more on the next leaders, those who will carry forward its vision, values, and responsibility. Succession is not just the transfer of wealth, it is the grooming of capable individuals who are ready to lead. As Mahatma Gandhi wisely remarked, the future depends on what we do in the present. Preparing successors to take on the mental is a deliberate and long-term process that demands far more than financial foresight. Succession planning is often mistakenly approached only or mainly as a technical exercise focused on tax optimization, asset allocation, or governance frameworks. The tendency to fixate on financial structures
rather than leadership preparation stems partly from the discomfort of confronting personal and familial complexities को हम ऐसे openly discuss नहीं करते हैं, उसका reason है ये. Discussions about values, vision, and the delicate process of choosing a successor often remain taboo, yes, shrouded in cultural sensitivities and ego पे भी आती है ये बात. In many Indian families, deference to elders and authority is deeply ingrained, making it difficult to raise questions about succession without seeming disrespectful. कि जो घर का बड़ा है उसी को मतलब वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालेगा, चाहे वो हो सकता है कि उस एबल भी ना हो. Yet avoiding these conversations does not eliminate the challenges. It merely allows them to fester beneath the surface, creating potential crises that could otherwise be averted with timely intervention. The reluctance to address succession planning is further compounded by a common procrastination mindset, the belief that such matters can be deferred until external pressures or crises demand action. This approach is not only impractical but also perilous, as it risks leaving the business without clear leadership or direction. Okay. According to the passage, one reason for the hesitation queue in addressing succession planning in Indian families, financial constraints नहीं, the lack of qualified successors नहीं, cultural sensitivities and ingrained deference to elders, C वाला option है, complexity governance frameworks नहीं. The quote by Mahatma Gandhi, the future depends on what we do in the present में हम जो करते हैं वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है, इज यूज्ड इन द पैसेज टू एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग कल्चरल सेंसिटिविटीज इन सक्सेशन प्लानिंग, नो. द इनएविटेबिलिटी ऑफ क्राइसिस इन फैमिली एक्स बिजनेसेस, नो. द रोल ऑफ फाइनेंशियल फोरसाइट इन इंश्योरिंग सक्सेसफुल सक्सेशन, नो. द नीड फॉर इमीडिएट एंड प्रोएक्टिव सक्सेशन प्लानिंग एफर्ट्स, यस. ये इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रही है कि आज हमें जो हमारी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं उनको आज ही ठीक करना पड़ेगा. द नीड फॉर इमीडिएट एंड प्रोएक्टिव सक्सेशन प्लानिंग एफर्ट्स हमें लगाने पड़ेंगे. करेक्ट है ना ये. द रोल ऑफ फाइनेंशियल फोरसाइट नहीं, इनएविटेबिलिटी ऑफ क्राइसिस नो, इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग कल्चर सेंसिटिविटी नो. टोन क्या थी भाई पैसेज की? ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं थी, डिसमिसिव, कॉशनरी, डिटैच्ड. डिटैच तो नहीं कर रही वो, आपको किसी चीज़ से अलग नहीं कर रही. डिसमिसिव होता है कि बहुत ऐसे सैड वाली टोन थी, बिल्कुल रोने वाली. कॉशनरी थोड़ा सा आपको वार्निंग टाइप दी जा रही है कि हाँ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर रही हैं, ये ऐसा एक लूप बना दे रही हैं और आप सब उसमें फंसते जा रहे हो. तो टाइमली हमें लीडरशिप क्वालिटीज़ देख के हमारा फैमिली सक्सेशन प्लानिंग करना चाहिए. तो डिसमिसिव, कॉशनरी, मुझे कॉशनरी लग रही है भाई बिल्कुल इसकी पूरी फीलिंग से, वो जो सेंस आ रही है पूरे पैसेज से. एक एक लाइन में वही सेंस थी कि फ्यूचर प्लानिंग सक्सेशन प्लानिंग हमारी इंडियन फैमिलीज़ में नहीं होती, उसके रीजंस क्या हैं और वो ना करने से क्या नुकसान हो सकता है. तो ये तो क्वेश्चनरी ही होनी चाहिए. डिसमिसिव, ऑप्टिमिस्टिक, डिटैच्ड नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चनरी ही होगी. ठीक है, फर्स्ट पैसेज भी कर लेते हैं. अब तो कर लेते हैं, क्या करना ही है. जो द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन बतानी है हमें. आइडेंटिफाई द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज दैट इज इन द पैसिव वॉइस. तो ये तो हम बिना पैसेज को पढ़ के भी कर देंगे. द रिसर्च टीम लेड बाय इकोलॉजिस्ट मीरा जोशी एंड अरविंद मेनन वर्कड क्लोजली विद ट्राइबल कम्युनिटीज हुज फैमिलियरिटी विद द टेरेन प्रूव्ड इंडिस्पेंसेबल. ये तो पूरा एक्टिव था, सिंपल V2 चल रहा है हर जगह. द फाइंडिंग्स रिवील्ड, फिर से V2, अनयूजुअली हाई ऑल्टीट्यूड रिकॉर्ड्स फॉर सेवरल स्पीशीज इंक्लूडिंग द इंडियन पेंगोलिन. ये तो बड़ा डिफिकल्ट सा पैसेज लग रहा है. एंड 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, इतने मीटर्स, बोथ ऑफ विच एक्सीड प्रीवियसली डॉक्यूमेंटेड रीजनल लिमिट्स. ये भी एक्टिव है. डिस्पाइट दिस कॉन्स्ट्रेंट्स द कैमरा ट्रैप्स रिमेन्ड ऑपरेशनल फॉर एक्सटेंडेड ड्यूरेशन, सम फंक्शनिंग कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 200 days. ये भी एक्टिव ही है. ओके, ये रहा पैसिव. द सर्वे वॉज कैरिड आउट. ओके, जब वॉज के साथ हमें वो की थर्ड फॉर्म मिल गई तो ये तो पैसिव हुआ ना. नेक्स्ट चलते हैं. एट व्हाट एलिवेशन वॉज द इंडियन पेंगोलिन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द सर्वे. ये क्वेश्चन तो बहुत आसान ही होगा, है ना. 1200 मीटर दिख तो रहा है मुझे, बाद में पढ़ के देखते हैं. व्हाट डज द ऑथर प्राइमरली एम्फेसाइज थ्रू दिस पैसेज. देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो पैसेज बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में पूरे पैसेज की एसेंस छुपी हुई है. ठीक है, इस पैसेज के थ्रू क्या बोलना चाहता है ऑथर. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन. क्या है? ओके, टोन के लिए भी पूरा ऑब्वियसली पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से. A comprehensive
इकोलॉजिकल सर्वे कंडक्टेड इन द ईस्टर्न घाट्स। एक सेकेंड बस मैं वो क्वेश्चन देख लेती हूँ, हमें इंडियन पेंगोलिन कितने एलिवेशन पे रिकॉर्ड किए गए थे सर्वे में ये बताना है। ठीक है, इस टाइप के डेटा वाले क्वेश्चन भी अच्छे से देखना, बिल्कुल एक एक वर्ड से क्वेश्चन चेंज हो सकता है, क्योंकि दो चार डेटा तो जरूर मिलेंगे तभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इंडियन पेंगोलिन कितने एलिवेशन पे रिकॉर्ड किए गए थे सर्वे में, ये पूछा गया है। ओके, अभी पढ़ते हैं। अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोलॉजिकल सर्वे कंडक्टेड इन द ईस्टर्न घाट्स हैज़ ब्रॉट टू लाइट सेवरल सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। ओके, अंडरस्कोरिंग द रीजन्स, अंड अंडरस्कोरिंग का मतलब नेगेटिव मत समझना, अंडरस्कोरिंग मतलब उजागर किया उसने वो चीज़ को, किस चीज़ को, रीजन्स अंडर एस्टिमेटेड बायोडाइवर्सिटी को। अमंग द मोस्ट नोटेबल डिस्कवरीज वॉज द फर्स्ट कन्फर्म्ड फोटोग्राफिक एविडेंस मिला ऑफ द रस्टी स्पॉटेड कैट इन द नॉर्दर्न स्ट्रेचेज ऑफ द रेंज, a species previously believed to be confined largely to the central and southern India. In addition to this rare feline, the survey recorded the presence of Indian pangolin, dole, four-horned antelope, slender loris, and several endemic bird species at elevations exceeding 1200 meters. Okay. देखो, इन एडिशन टू दिस सर्वे रिकॉर्डेड, इसी सर्वे ने रिकॉर्ड किया है किसको, इंडियन पेंगोलिन को भी। ओके, एट एलिवेशंस एक्सीडिंग 1200 से ज़्यादा पे। ठीक है, हाईलाइटिंग द, तो उसका आंसर 1200 होना चाहिए आई थिंक। हाईलाइटिंग द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लैंडस्केप, द सर्वे वॉज कैरिड आउट इन 2023 बाय द वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन सोसाइटी in collaboration with state forest departments and local conservation groups. As part of the project Restoring Eastern Ghats Ecosystem, a community-centered conservation initiative funded by an international biodiversity trust, the project aimed to integrate scientific monitoring with indigenous ecological knowledge. The research team, led by ecologists Meera Joshi and Arvind Menon, worked closely with tribal communities whose familiarity with the terrain proved indispensable. Over a period of 6 months, the team deployed 112 camera traps across 76 sites covering approximately 1,500 square kilometers. The terrain posed considerable challenges, including dense forest cover, steep slopes, unpredictable monsoon conditions, and limited road access. Despite these constraints, the camera traps remained operational for extended durations, some functioning continuously for more than 200 days. Data collection was further supplemented by indirect evidence such as pug marks, burrows, and vocalization records. The findings revealed unusually high altitude records for several species, including the ओके ओके ओके, वहाँ पे इंडियन पेंगोलिन पूछा था थर्ड क्वेश्चन में। यस, देखो यहाँ पे जो 1200 मीटर वाला था ना, वहाँ पे था सिंपल पेंगोलिन, नहीं नहीं इंडियन पेंगोलिन ही था यार। इंडियन पेंगोलिन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द एक्सीडिंग 1200, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सीडिंग 1200 मीटर्स पे। अब हमें एग्जैक्ट कितना एक्सीडिंग, वो हमें एग्जैक्ट यहाँ पे नीचे पता चल रहा है, वो सोच के 1200 नहीं लगाना है हमें, बिल्कुल अच्छे से हमें एक्यूरेसी के साथ काम करना है। द फाइंडिंग्स रिवील्ड अनयूजुअली हाई ऑल्टीट्यूड रिकॉर्ड्स फॉर सेवरल स्पीशीज इंक्लूडिंग द इंडियन पेंगोलिन एट 1340 मीटर पे हैं एंड द फोर हॉर्न एंटीलोप एट 1280, बोथ ऑफ विच एक्सीड प्रीवियसली डॉक्यूमेंटेड रीजनल लिमिट्स, से एक्सीड कर गए। यस, both of which exceed previously documented regional limits. These observations suggest possible shifts in species distribution potentially influenced by habitat fragmentation and changing climatic conditions. While the rusty spotted cat is currently classified as near threatened on the IUCN Red List, its elusive behavior and nocturnal habits have resulted in limited ecological data. Importantly, the survey emphasized the role of community participation in conservation success. Local trackers assisted in identifying wildlife corridors and seasonal movement patterns, enabling more accurate placement of camera traps. By combining scientific methodology with local expertise, the project demonstrates a sustainable model for long-term biodiversity monitoring in ecologically sensitive regions. Okay, बहुत एफर्ट टेकिंग था ये पैसेज तो रीड करने में भी। एट व्हाट एलिवेशन इंडियन पेंगोलिन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द सर्वे, तो 1340 मीटर होना चाहिए ना आंसर। फोर्थ, व्हाट डज द ऑथर प्राइमरली एम्फेसाइज, क्या करा थ्रू दिस पैसेज, डिक्लाइन ऑफ फॉरेस्ट कवर इन ईस्टर्न घाट, नो। इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के, नो। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग कम्युनिटी नॉलेज इन कंजर्वेशन रिसर्च, यस। लीगल चैलेंजेस क्या हैं, नहीं। कैसे कम्युनिटी लेवल पे भी इंटीग्रेट करके साइंटिफिक रिसर्च को और भी ज़्यादा बूस्ट किया जा सकता है। ओके, इस चीज़ के ऊपर फोकस था। टोन को क्या अच्छे से
डिस्क्राइब कर रही है। डिस्क्रिप्टिव एंड नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक तो कुछ नहीं है, नॉस्टैल्जिक तो पास्ट को याद करके इमोशनल होना होता है। एनालिटिकल, इन्फॉर्मेटिव, इमोशनल एंड परसुएसिव, सेटायरिकल एंड क्रिटिकल। देखो इसमें क्रिटिकल कहीं से भी नहीं था, इमोशनल नहीं था, ये एनालिटिकल है। एक रिसर्च, एक सर्वे की जो स्टडी थी उसको पूरा रिसर्च किया गया और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। ओके, तो हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और 5 क्वेश्चन मेरे मार्क फॉर रिव्यू, एक बार उनको देख लेते हैं फिर करते हैं इस टेस्ट को बंद। डिसवेट्यूड, सो डिसवेट्यूड का मीनिंग ऑब्सोलीस, डिसयूज, अबेंडनमेंट। देखो मैं उसी फीलिंग के साथ जा रही हूँ, मुझे नहीं याद आ रहा है इसका मीनिंग। तो फंक्शनैलिटी, उसकी कॉनोटेशन नेगेटिव है तो मैंने पॉजिटिव कॉनोटेशन का एंटोनिम लगा दिया। ओके, 11th एरर फाइंड आउट करना है। द एथलीट्स डिस्पाइट बीइंग एग्जॉस्टेड पुश्ड देमसेल्व्स टू फिनिश द रेस इवन दो their performance that day was nowhere as strong as their previous competition। यस, इसमें भी मैं इसी के साथ जा रही हूँ क्योंकि जो अलग दूसरी सेक्शंस हैं उनमें मुझे कोई भी एरर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, द टीम्स एबिलिटी टू एड्रेस चैलेंजेस एंड फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस या टू एंथ्रेल चैलेंजेस, एड्रेस करना चैलेंजेस को and find innovative solutions played a crucial role in the project's successful completion। एड्रेस करते हैं हम प्रॉब्लम्स को, तो एड्रेस करते हैं तो प्रॉब्लम चैलेंजेस तो सेम ही है ना। एंथ्रेल मुझे नहीं लग रहा बिल्कुल भी, एड्रेस के साथ ही चलते हैं। और एक रह गया वो, इसकी मुझे फीलिंग आ रही है ये क्वेश्चन मेरा गलत होगा। आई डू वट एवर द हाई कमांड टेल्स मी, वट एवर द हाई कमांड टेल्स मी इज डन बाय मी, whatever the high command is told to me। वेट 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 वेट, टेल के साथ तो टू आ ही नहीं सकता। यस, सेड के साथ टू आएगा, टेल के साथ नहीं, इनट्रांजिटिव वर्ब है ना ये तो, टेल तो इसके साथ टू नहीं आएगा। यस यस यस, टेल्स मी इज डन बाय मी। अभी मैं 99.9% श्योर होगी यही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर है। टू नहीं देखा मैंने ध्यान से। ओके, इसको थोड़ा सा और देख लेती हूँ मैं एक बार। द वर्ल्ड इज़ करेंटली फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस, पॉपुलेशन को भी फीड करना है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी है, और ये मैंने किया था। हाउएवर विद द ग्लोबल पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू रीच, द नीड फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन विल ओनली इंटेंसीफाई। देखो अगर मैं ए ऑप्शन के साथ जाती हूँ तो ए के बाद मुझे बी को फिट करना पड़ेगा। ग्लोबल पॉपुलेशन एक्सपेक्ट हो रही है कि इतनी इंक्रीज होगी और सस्टेनेबल फूड भी इंटेंसीफाई रहेगा। द फोकस ऑन रिड्यूसिंग फूड वेस्ट and promoting sustainable agriculture is not just a matter of environmental responsibility but also critical steps toward ensuring global food security। ठीक है, देखो मुझे तो जो बी ऑप्शन है ना वो डी से ही कनेक्ट लग रहा है। डी में भी हमारे ये क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल कंसर्न्स की बात बताई थी, और द फोकस ऑन रिड्यूसिंग फूड वेस्ट एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ, वो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैटर नहीं है सिर्फ, वो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का भी मैटर है, और ये चीज़ें आगे जाके इंटेंसीफाई ही होंगी। तो मुझे तो डी बी सी ए की ही फीलिंग है भाई पूरी, अगर कुछ अलग होगा तो फिर बाद में देखेंगे। देखो मेरे को तो पूरा ऑलमोस्ट 1 घंटा लगे क्योंकि मैं बोल बोल के एक्सप्लेन कर रही हूँ, पैसेज को बोल के रीड कर रही हूँ। अगर उसको मन मन में रीड करूँगी तो ऑब्वियसली बहुत कम टाइम लगेगा। आपको 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए वैसे इंग्लिश में। तो अभी मैं इसको सबमिट कर रही हूँ, ठीक है। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इससे, और जहाँ पे आपको डाउट आया हो, अभी देखते हैं वो तो कितना ठीक हो पाएगा। एक बार सबमिट करते हैं टेस्ट को। आई होप कि आप अच्छे से अपने टेस्ट एनालाइज कर रहे हो। 2 क्वेश्चन गलत हो गए, एक तो 28, अरे 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 अरे, अच्छा आउटलैंडिश का मीनिंग मैंने गलत देख लिया, मतलब गलत समझ लिया। आउटलैंडिश का मतलब ऑकवर्ड होता है क्या? A noun is required in the blank, नाउन रिक्वायर्ड है यहाँ पे। इज ओपन टू दिस थिंग, अच्छा इज ओपन टू वट। सो द एडवर्ब जोकिंगली इज एलिमिनेटेड, कॉपी का तो कोई मतलब ही नहीं था। प्रेज फॉर सजेस्टिंग अ वियर्ड प्लान, ओके भाई मैंने आउटलैंडिश का मीनिंग ही गलत देख लिया। आउटलैंडिश मतलब स्ट्रेंज है भाई, आउट ऑफ द लैंड।
अभी याद आ गया मुझे, स्ट्रेंज है इसका मतलब, स्ट्रेंज फिर प्रेज की सेंस में गया, नहीं सॉरी, रिडिक्यूल की सेंस में। अगर आप स्ट्रेंज आइडिया सजेस्ट करोगे तो आप मतलब हर कोई आपका मजाक उड़ाएगा फिर। ओके, बाकी सब ठीक है हमारा। 38 गलत हो गया। देखो मैंने बोला था ना आपको, इसी क्वेश्चन में बोला था मैंने कि डी डी से स्टार्ट है, तो आप ऐसा मत समझना कि ये इसी से शुरू होगा। और हम इस नहीं ट्रैप में तो नहीं फंसे, पर मुझे लगा नहीं था कि सी होगा। शायद ये अच्छे से कॉम्प्रीहेंड ही नहीं हो पाया, ऐसा लग रहा है। टॉपर का भी रॉन्ग है। चलो एक बार देखते हैं। द वर्ल्ड्स फूड सिक्योरिटी इज़ नॉट सस्टेनेबल विद सिग्निफिकेंट इनएफिशिएंसीज एंड वेस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू फूड सिक्योरिटी। इन्होंने यही क्यों लिया? If the sentences are read carefully, it can be noted that sentences C and D have the potential to start the paragraph. Yes, तभी हमने D से start कर दिया। C और D में से कोई भी फर्स्ट टू पोजीशंस इंटरचेंजेबली ले सकता है। फिर ये क्या बात हुई, तुमने फिर C क्यों ले लिया? कोई तो रीज़न होगा ना। इट इज़ फॉलोड बाय सेंटेंस B विच मैंशंस द पॉइंट ऑफ which is to be followed by sentence B. Option number B is followed by option number D. Yes, यही हमने सोच के D भी लगाया है। Point of focus that can solve the problem mention in C and D. A which introduces the contradiction to the information in B must be the last sentence. यही yes yes exactly मैंने वही बोला था कि ये जो however वाला sentence है ये इन सब problems के बाद का contradictory conclusion type है, तो ये सबसे लास्ट में होना चाहिए। लेकिन तुमने सी को आगे क्यों रखा? देखो भाई इन्होंने जब ओके ये हमारा गलत ही नहीं मान सकते, ये एक्सप्लेनेशन में बोल रहे हैं पॉसिबल अरेंजमेंट्स सी डी बी ए भी हो सकता है, डी सी बी ए भी हो सकता है। डी सी बी ए कैसे हो सकता? अच्छा हमने तो डी बी सी ए किया है, लेकिन डी सी बी ए तो इन्होंने ऑप्शन में भी नहीं दे रखा, डी सी ए भी दे रखा है और नीचे बोल रहे हैं डी सी बी ए हो सकता है। ठीक है, अब ये इतना कन्फ्यूजिंग ही था, इसमें क्या कर सकते हैं। द वर्ल्ड्स फूड सिस्टम इज नॉट सस्टेनेबल विद सिग्निफिकेंट इनएफिशिएंसीज हैं वेस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू फूड इनसिक्योरिटी। द वर्ल्ड इज करंटली फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस। बिल्कुल, ये अपने आप में इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होने की फुल पोटेंशियल रखता है कि वर्ल्ड आजकल अनप्रेसिडेंट चैलेंज फेस कर रहा है, ग्रोइंग पॉपुलेशन का भी और क्लाइमेट चेंज का भी। ओके ठीक है, कोई ज़्यादा दुख नहीं है मुझे इसका गलत होने का, लेकिन इसका बहुत बड़ा दुख है भाई। मुझे हल्का सा कहीं ना कहीं मन में आया भी था कि कहीं परवीन तो इसको गलत इंटरप्रेट कर रही हो, आउटलैंडिश मतलब बहुत शानदार नहीं होता, आउटलैंडिश नेगेटिव कोनोटेशन का वर्ड है भाई। बहुत भारी दुख हो रहा है इसको गलत करने के पीछे। तो एक बार मैं पूरा देख लेती हूँ ये पैसेज, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं छूट गया जिसका मुझे मीनिंग ना पता हो। ओके यस यस, ये डिस्वेट्यूड क्या है ये वर्ड? अ स्टेट ऑफ डिसयूज। डिसयूज क्या होता है? नॉट बीइंग यूज्ड। जैसे सिंपल सिंपल वर्ड भी हो जाते हैं कुछ जो हमने नहीं सुने होते। डिसयूज, डिस्वेट्यूड, ओके मीन्स अ स्टेट ऑफ डिस्वेट्यूड। ठीक है, लॉथ, चेरिश, एस्टीम, ओके ओके ओके, नन ऑफ देम वॉज इंटैक्ट इनफ। ठीक है, यस यस यस, यहाँ पे इन्होंने क्या दिक्कत की है? नो वेयर गलत है। कंपैरेटिव इडियम नो वेयर एज इज इनकरेक्ट। ग्रामेटिकल करेक्ट फॉर्म क्या होगी? नो वेयर एज स्ट्रॉन्ग एज इज नॉट एन एक्सेप्टेड इडियमेटिक फ्रेज। तो क्या आएगा? नोट आएगा सिंपल। मस्ट बी मॉडिफाइड अप्रोप्रिएटली नेगेटिव और एम्फेटिक कंपेरिजन्स। नोट एज फास्ट एज, नो वेयर नियर एज इफेक्टिव एज, नोट नियरली एज एक्यूरेट एज। ओके नो वेयर गलत है। वॉज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज, ओके हाँ नो वेयर भाई फ्लो को भी तोड़ रहा था वैसे। वॉज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज देयर प्रीवियस कॉम्पिटिशन तो ठीक था। ही वर्कड रिगोरसली। एडवर्ब मॉडिफाइज एन, जब कोई एडवर्ब इन ट्रांजिटिव वर्ब के पीछे आती है, इन ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसको किसी न किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, इट यूजुअली कम्स आफ्टर इट, इसके बाद में आती है जनरली, बट इन द फ्रेज द एडवर्ब रिगोरसली प्रीसीड्स द वर्ब वर्कड। यस, तो उसके बाद ही आएगी। यस, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनको हमेशा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है एक कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। सम वर्ब्स नेवर हैव एन ऑब्जेक्ट, ओके जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव हैं।
ओके, ऑब्जेक्ट नहीं है और वो इन दोनों में नेगेटिव हो गया ना, इन भी उस सेंटेंस को मतलब एंटोनिम में दिखा देता है और सिंपल सेंटेंस के सिंपल वर्ड के मुकाबले, और मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है वो चीज़ भी नेगेटिव में है। अब मुझे याद रहेगा ये। एनकाउंटर, इवेड, जब भी आप एनालाइज करो तो एक बार सारे ऑप्शंस पे नज़र मार लिया करो, कुछ ऐसे वर्ड्स तो नहीं है जिनका हमें मीनिंग नहीं पता हो। यस, ये हमारा करेक्ट हो गया ना, क्योंकि वो हम वहाँ पे एक्शन को मॉडिफाई कर रहे हैं। द फ्रेज इज स्ट्रक्चरली प्रेपोजिशनल, बट यस, वो मुझे देख के भी लगा था ना कि बाय से प्रेपोजिशनल फ्रेज होनी चाहिए, लेकिन उसका मीनिंग प्रेपोजिशनल फ्रेज का नहीं था। बट इट एक्सप्लेन्स हाउ एल्गोरिदम्स इंटेंसिफाई द illusion एंड thus it functions adverbially to indicate the means or cause of the action. यस, कॉशनरी हमारी ठीक थी। टॉन, डेंजरस, क्या पेरिलस का मीनिंग था ना डेंजरस। यस, ऑकलिस्ट में सिंगल सी है, ये ध्यान रखना। फिलोगाइनिस्ट, वाइनयार्ड। हु द कल्प्रिट इज करेक्ट है बिल्कुल। ओके, सुपरसीलियस करेक्ट है। एक बार चेस्टाइजमेंट देख लेती हूँ। ओके, चेस्टाइज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, स्कोल्ड करना। एफिट ऑफ मीन्स एन इंस्क्रिप्शन ऑन और एट ए टूम्ब और ग्रेव इन द मेमोरी ऑफ वन ब्यूरिड देयर। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है ब्लैक बुक को रिवाइज किए हुए, तो हो सकता है कई बार मैं ऐसी ऐसी गलती भी कर दूँ आउटलैंडिश वाली। बहुत दुख रही है ये तो मुझे। द टीम्स एबिलिटी टू एड्रेस चैलेंजेस, एक बार एंथ्रोल देखते हैं क्या होता है। यस, एंथ्रोल मतलब किसी को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। कैप्टिवेट और चार्म, टू होल्ड समवंस अटेंशन कंप्लीटली। ओके, मस्ट होगा यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर की बात थी। वॉज ओनली पुशिंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल लीडर्स। ठीक है, ओके ओके, ये सब करेक्ट है हमारा। स्क्रूपुलस की स्पेलिंग, एक्सट्रीमली केयरफुल, मेटिकुलस। यस, वट एवर द हाई कमांड टेल्स मी, टेल के बाद कभी टू आ ही नहीं सकता। ठीक है, ये कुछ अच्छे से एक्सप्लेनेशन तो देते ही नहीं है वैसे भी। ये मैंने आपको इन सब की एक्सप्लेनेशन साथ साथ दे ही दी थी। और एक्सफोलिएशन, एक्सटोर्शन एक बार देख लेती हूँ। द क्राइम ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग फ्रॉम समवन, स्पेशली मनी, बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स से, वो एक्सटोर्शन है। ओके, एक्सफोलिएशन तो डेड स्किन सेल्स को किसी भी आउटर लेयर से रिमूव करना। यस, सीक की सेकेंड फॉर्म थी वो, सीम की नहीं। पैरानॉइड देखते हैं, पर पैरानॉइड क्या होता है। फीलिंग एक्सट्रीमली वरीड और फियरफुल विदाउट अ गुड रीज़न। ओके, जब आपको ऐसे ही फालतू में चिंता हो रही है किसी चीज़ की, पैरानॉइड। ठीक है, बर्न्स वंस फिंगर। ओके, तो आप भी इस मॉक को अटेम्प्ट करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं जंबल सेंटेंसेस या फिर जो ये ग्रामेटिकल फंक्शन वाली चीज़ें पूछी जाती हैं, एडवर्बियल फ्रेज वगैरह, इनका अगर कहीं से अलग से टेस्ट गिवन है तो आप मुझे प्लीज़ बताओ, इनको हम एक बार सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, एंड अच्छे से पढ़ते रहना बिल्कुल, और मेंस को बिल्कुल सीरियसली लेना। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर, ये तो मैं भूल ही गई थी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।